हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने मारवाड़ का इतिहास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मारवाड़ का इतिहास की श्रृंखला में यह पहला वीडियो है। इसके बाद निरंतर इससे जुड़े हुए वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के अपडेट्स के लिए। दोस्तों, मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ सबसे पहले यहीं पर आकर राजस्थान में मारवाड़ में ही बसे थे। इस मारवाड़ को रामायण के अनुसार मरु या मरुकंटक प्रदेश कहा गया है। दोस्तों, राठौड़ शब्द दक्षिण के राजवंश राष्ट्रकूट से बना है। राठौड़ों की उत्पत्ति में कई मत प्रचलित हैं। आइए इनकी उत्पत्ति से संबंधित मतों के बारे में जानते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति के मत। पहला मत तो दोस्तों ये मिलता है कि यह कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल के वंशज थे। दोस्तों, कई इतिहासकार इस मत का समर्थन करते हैं और कुछ इतिहासकार नहीं भी। वैसे जो जोधपुर की ख्यातें हैं, मारवाड़ की ख्यातें हैं, उनमें यही लिखा हुआ है कि ये कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल के वंशज थे। आइए इसका कौन कौन समर्थन करते हैं देखते हैं। इसका समर्थन दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, मुहणोत नौनसी, चंदर बरदाई, पंडित विश्वेश्वर रेव और दयाल दास, ये सभी लोग इसका समर्थन करते हैं। चंदर बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल के वंशज ही राठौड़ों को बताया है। जो राठौड़ वंश का संस्थापक था मारवाड़ में, वो राव सिंहा था और ऐसा कहा जाता है कि जयचंद गहड़वाल का पौत्र राव सिंहा था और उसी ने आकर मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। जो दूसरा मत मिलता है दोस्तों, वो ये है कि ये यूपी के बदायूं के राष्ट्रकूट शासकों के वंशज थे। दोस्तों, दक्षिण भारत में उस समय एक वंश चलता था, वो था राष्ट्रकूट। इसी वंश की एक शाखा यूपी के बदायूं में भी थी और ये बदायूं के राष्ट्रकूट ही यहाँ आकर बसे थे और यही मारवाड़ में राठौड़ के नाम से इन्होंने शासन किया था। तो राव सिंहा थे, वो राष्ट्रकूट शासक बताए जाते हैं और राष्ट्रकूट से ही राठौड़ बना है। तो दोस्तों, इसके लेकर कई अलग अलग मत हैं। अब इस मत का समर्थन करते हैं दोस्तों डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन किस मत का समर्थन करता है, क्योंकि इससे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों इसके संस्थापक के बारे में कहें। दोस्तों, मारवाड़ का में राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा था और राव सिंहा को ही राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक बोला जाता है। दोस्तों, आदि पुरुष या मूल पुरुष वो होता है जो उस वंश की नींव रखता है। तो राठौड़ों की नींव मारवाड़ में राव सिंहा ने रखी थी। और दोस्तों, राजस्थान में राठौड़ों की 3 रियासतें थी, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत और किशनगढ़ रियासत। इनमें जो सबसे पुरानी रियासत है वो है दोस्तों जोधपुर रियासत। इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ये मानचित्र है दोस्तों राजस्थान का। इस राजस्थान के मानचित्र में दोस्तों हम मारवाड़ राज्य की स्थिति को एक बार देखते हैं। दोस्तों, ये क्षेत्र मारवाड़ कहलाया। पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये वाला क्षेत्र दोस्तों जोधपुर वाला मारवाड़ कहलाता था। इसके बाद दोस्तों अगला मैप देखते हैं। इस मैप के अंदर दोस्तों ये बीकानेर, ये जोधपुर और दोस्तों ये अजमेर का किशनगढ़। सबसे पहले दोस्तों जोधपुर नगर बसा राठौड़ों के द्वारा, जिसकी स्थापना 1459 में हुई राव जोधा के द्वारा। उसके बाद राव जोधा के ही पुत्र राव बीका ने बीकानेर नगर बसाया 1488 में और उसके बाद किशनगढ़ नगर बसाया गया या रियासत बसाई गई किसके द्वारा? किशन सिंह के द्वारा, जो कि मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे 1609 में। तो दोस्तों इस तरह से 3 रियासतें थी राजस्थान में राठौड़ों की। आपको ये रियासतें याद रखनी है। ये मारवाड़ राज्य में राठौड़ रियासतों का मानचित्र द्वारा चित्रण था। दोस्तों, इसके बाद राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है, इसके बारे में देखते हैं। राठौड़ राजवंश की कुल देवी दोस्तों नागेणेशी माता है और नागेणेशी माता के मंदिरों को देखते हैं राजस्थान में। इनके प्रमुख मंदिर दोस्तों नगाना गांव बाड़मेर में है। द्वितीय मंदिर दोस्तों इनका मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है और तृतीय मंदिर दोस्तों इनका जुगनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। दोस्तों, सबसे प्रथम मंदिर इनका नगाना गांव बाड़मेर में था, उसके बाद इनका मेहरानगढ़ दुर्ग में मंदिर बना और तीसरा मंदिर इनका जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में बना, क्योंकि राव बीका ने
नेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की थी, तो वहाँ जूनागढ़ दुर्ग में अपनी कुल देवी का मंदिर इन्होंने बनवाया और सर्वप्रथम इनका मंदिर नगाड़ा गांव बाड़मेर में बना था। और राव जोधा ने जब जोधपुर बसाया तो मेहरानगढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बनवाया। इसके बाद दोस्तों नागेणीची माता का मूल नाम चक्रेश्वरी माता था। दोस्तों इनका मूल नाम आपको याद रखना क्या था, चक्रेश्वरी माता। और इनकी जो मुख्य प्रतिमा है दोस्तों वो काष्ठ की थी, मतलब लकड़ी की थी। तो नागेणीची माता की मूल प्रतिमा काष्ठ की थी। अगर दोस्तों आपसे यहाँ यह पूछा जाए कि इनकी ओरिजिनल प्रतिमा जो काष्ठ की थी वो वर्तमान में किस दुर्ग में है, तो दोस्तों ये वर्तमान में जूनागढ़ दुर्ग या बीकानेर दुर्ग जिसको बोला जाता है वहाँ है। बीका द्वारा ये मूर्ति जूनागढ़ दुर्ग ले जाई गई थी और ये अभी वर्तमान में भी वही है। दोस्तों इनकी प्रतिमा को नगाड़ा गांव बाड़मेर से राव दूहड़, जो कि राव आस्थान या इस राजस्थान का ही नाम मिलता है दोस्तों आस्करण का पुत्र था, उसके द्वारा लाया गया था। दोस्तों राव दूहड़ लेकर आया था और ये किनके पुत्र थे, राव आस्थान के। तो दूहड़ ही इनको सबसे पहले लाकर नगाड़ा गांव में स्थापित करते हैं और उसके बाद से इनके अन्य जगह मंदिर बनते हैं। दोस्तों एक बार राजस्थान के मानचित्र में नागेणीची माता के मंदिर की स्थिति देखते हैं। एक मंदिर है दोस्तों बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग में। दोस्तों इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह द्वारा करवाया गया था। दोस्तों जोधपुर में इनका मंदिर है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में, और मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर है और इसका निर्माण दोस्तों राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। तीसरा मंदिर है दोस्तों बाड़मेर, और बाड़मेर के अंदर कहाँ है, नगाड़ा गांव में। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली आपको नज़र आ रहे होंगे। यही क्षेत्र आपका मारवाड़ कहलाया और मंडोर वर्तमान में जोधपुर में है। राजस्थान में नागेणीची माता के मंदिरों की स्थिति थी। इसके बाद दोस्तों संस्थापक आएंगे राठौड़ वंश के, वो है राव सिंहा। राव सिंहा को ही राठौड़ वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। दोस्तों आदि पुरुष या मूल पुरुष वो होता है जो उस वंश की नींव रखता है। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी दोस्तों, राव सिंहा के द्वारा। इसके बाद दोस्तों राव सिंहा सबसे पहले कहाँ आएंगे, मारवाड़ में पाली के अंदर। तो राव सिंहा ने सर्वप्रथम मारवाड़ में आकर राठौड़ वंश की स्थापना की और यह राजस्थान में सर्वप्रथम मारवाड़ क्षेत्र के अंदर पाली के अंदर आते हैं। दोस्तों पाली के अंदर आने का इनका कारण था, पाली के अंदर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और पालीवाल ब्राह्मण तुर्कों, भीलों और मेरों के आतंक से परेशान थे, क्योंकि पाली उस समय एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और व्यापारिक केंद्र होने की वजह से तुर्कों और आसपास के शासकों की नज़र उस पर हमेशा बनी हुई रहती थी। जब राव सिंहा वहाँ आते हैं तो वहाँ के लोगों को इस समस्या से त्रस्त पाते हैं और वह उनको बचाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जब राव सिंहा पाली में आते हैं तो वह तुर्कों से और भीलों से, मेरों से पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं या पाली के स्थानीय लोगों की रक्षा करते हैं। दोस्तों इसी रक्षा के वजह से राव सिंहा ने वहाँ अपनी एक छवि बनाई और पाली को अपना मुख्य केंद्र बना पाए और राव सिंहा वहाँ पर लोगों के बीच में जाने लगे। इसके बाद दोस्तों मुसलमानों के विरुद्ध ही पाली की रक्षा करते हुए राव सिंहा ने पाली के समीप बीठू गांव में सन 1273 में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद दोस्तों इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख हमें उसी बीठू गांव के देवल के लेख से सिंहा की मृत्यु की निश्चित तिथि ज्ञात होती है कि यह 1273 में ही इनका प्राण निर्वासन हुआ है। दोस्तों इस लेख का निर्माण उनकी पत्नी पार्वती के द्वारा उनकी मृत्यु पर करवाया गया था और ऐसा भी ज्ञात होता है कि इनकी पत्नी पार्वती इनके मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो दोस्तों ये सब राव सिंहा के बारे में था। अब इसके बाद अगले शासक दोस्तों हैं राव आस्थान, जो कि राव सिंहा के पुत्र थे। इसी आस्थान को इतिहास में राव आस्करण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनका कालक्रम है 1273 से 1291। दोस्तों ये राव आस्थान अपने पिता के द्वारा किए हुए कार्य को आगे बढ़ाते हैं और यह मारवाड़ के अंदर अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करते हैं। दोस्तों आस्थान अब क्या करेंगे, पाली को अपना क्षेत्र नहीं बनाएंगे, मेन केंद्र नहीं बनाएंगे। अब ये पाली से हटकर गुंदोज को अपना मेन केंद्र बनाएंगे। मुख्य केंद्र किसको बनाएंगे दोस्तों, ये गुंदोज को। इनकी ये बात आपको याद रखनी है। इस गुंदोज का नाम
किसी किसी बुक में आपको भुंदोज भी मिल सकता है। दोस्तों इनके काल में राठौड़ों की शक्ति दक्षिण पश्चिम मारवाड़ में बलवती होती गई। दक्षिण पश्चिम मारवाड़ से तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर, जालोर का भीनमाल इस इलाके से है, और पाली का सोजत वाला इलाका, ये दोस्तों सब दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है। और इसी में दोस्तों राठौड़ों के काल में आस्करण के काल में इनकी शक्ति यहीं पर बलवती होती गई थी। अभी ये मंडोर नहीं जीता है दोस्तों, मंडोर में इनकी शक्ति अभी बलवती नहीं होगी, मंडोर में इनकी शक्ति राव चुंडा के काल से बलवती होगी। हालांकि आस्थान कोशिश बहुत करेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे अच्छी तरह से उसको, परंतु पाली पर अभी भी मुस्लिम आक्रांताओं की नज़र बनी हुई थी। दोस्तों 1291 ईस्वी का समय आता है, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक होते हैं। दिल्ली में खिलजी वंश का शासक होता है और जलालुद्दीन खिलजी वहाँ के शासक होते हैं। इसी जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ये जलालुद्दीन खिलजी 1291 ईस्वी में आक्रमण करेगा पाली पर, और पाली की रक्षा करते हुए आस्करण वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों राव दुहड़ के बारे में दोस्तों कालक्रम का सही ज्ञात नहीं होता है इतिहास में, इनका कालक्रम सही से नहीं दिया हुआ है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि इनके कालक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों राव दुहड़ी वो व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम नागिणी माता की मूर्ति मारवाड़ में लाते हैं। राव आस्थान के बाद राव दुहड़ आस्थान का जो कि बड़ा पुत्र था, उसने अपने राज्य में वृद्धि की। दोस्तों इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक बढ़ाने की चेष्टा करी। इस समय मंडोर पर प्रतिहारों का शासन था, तो दोस्तों ये प्रतिहारों से भी युद्ध करेंगे, और इसने कुछ समय के लिए एक बार तो मंडोर को जीत ही लिया था, पर ये ज़्यादा समय तक, कुछ क्षण के लिए जीता था, पर ये ज़्यादा समय तक अपनी जीत को कायम नहीं रख सके और प्रतिहारों ने इससे मंडोर छीन लिया। इन्होंने जैसे ही जीता, थोड़े समय बाद वापस से प्रतिहारों ने अपनी शक्ति को समेटा और वापस से इनके ऊपर अटैक किया, और प्रतिहारों ने इनसे मंडोर को वापस छीन लिया, और प्रतिहारों से संघर्ष करते हुए ही इन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। इन्होंने अपने पूरे जीवन प्रतिहारों से ही संघर्ष किया। इसके बाद दोस्तों राव दुहड़ के बाद इसका ज्येष्ठ पुत्र रायपाल फिर से प्रतिहारों से संघर्ष करेगा। दोस्तों ये याद रखना कि राव आस्थान के बाद उसके उत्तराधिकारियों का समय क्रम ठीक ठीक नहीं बैठता है, परंतु इतना अवश्य है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी तक सतत प्रयत्न के फलस्वरूप वह अपने राज्य का विस्तार करते रहे। जगह जगह पर उन्होंने युद्ध लड़े और अपने मारवाड़ क्षेत्र का वो विस्तार करते रहे। ऐसा करने में उन्होंने निकटवर्ती राज्यों और तुर्कों से लोहा मोल लिया। दोस्तों इसमें एक शासक का नाम और आएगा 13वीं और 14वीं शताब्दी में, उसका नाम है दोस्तों राव छाड़ा। राव छाड़ा भी बड़ा पराक्रमी और बड़ा वीर था, उसने भी तुर्कों से बड़ा लोहा मोल लिया। और दोस्तों एक बार तो जालोर के जो पठानी मुसलमान थे, बिहारी पठानी मुसलमान थे, उनको भी भगाकर जालोर तक भी अपना अधिकार कर लिया था। भीनमाल पर तो पहले ही अधिकार हो चुका था, लेकिन जालोर को भी मारवाड़ में उन्होंने मिला लिया था। तो राव छाड़ा के बारे में भी हमें इतना ही ज्ञात होता है, इससे ज़्यादा हमें नहीं ज्ञात होता। इसके बाद जो हमें सही कालक्रम ज्ञात होता है वह ज्ञात होता है दोस्तों राव चुंडा के बारे में। तो दोस्तों ये मारवाड़ के इतिहास के भाग 1 में इतना ही। अब मैं इसके बाद आपके सामने जल्द ही भाग 2 लेकर हाजिर होऊंगा। अगर आपको दोस्तों चैनल पे दिया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है और आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।